हर्षाद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात, इंडिया में हुआ था। उस समय गुजरात एक शांत और पारंपरिक राज्य था, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। हर्षाद का परिवार भी एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार था, जो अपने मूल्यों और परंपराओं में विश्वास रखता था। उनकी शुरुआती जिंदगी प्रिटी ऑर्डिनरी थी। बचपन में हर्षाद एक सामान्य बच्चे की तरह ही थे, जो स्कूल जाते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे और अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की, ताकि वो भविष्य में कुछ बड़ा कर सकें। बेटर अपॉर्चुनिटीज की तलाश में वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई, जो उस समय भी भारत का आर्थिक केंद्र था, ने हर्षाद और उनके परिवार को नए अवसरों की उम्मीद दी। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि कैसे लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे। मेहता ने छोटे मोटे काम से अपना करियर शुरू किया। उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे कि सेल्समैन का काम, ताकि वो अपने परिवार की मदद कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। ये काम उन्हें मुंबई की जिंदगी और यहाँ के लोगों को समझने में मददगार साबित हुए। उन्होंने सेल्समैन का काम किया और फिर डायमंड इंडस्ट्री में भी। डायमंड इंडस्ट्री में काम करते हुए हर्षाद ने देखा कि कैसे लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वित्तीय रणनीतियों का उपयोग करते हैं। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव था, जिसने उनके भविष्य के करियर को आकार दिया। हालांकि फाइनेंस में उनकी रुचि उन्हें 1980 के दशक की शुरुआत में स्टॉक मार्केट की तरफ ले गई। उन्होंने देखा कि कैसे स्टॉक मार्केट में निवेश करके लोग बड़ी रकम कमा सकते हैं। ये उनके लिए एक नया और रोमांचक क्षेत्र था, जिसमें उन्होंने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उन्होंने वित्तीय बाजारों के बारे में गहराई से अध्ययन किया और धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनानी शुरू की। मेहता ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE में एक जॉबर के रूप में शुरुआत की। यह वह समय था जब भारतीय स्टॉक मार्केट अपने शुरुआती दौर में था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। BSE का माहौल बहुत ही गतिशील और चुनौतीपूर्ण था और यहाँ काम करने के लिए बहुत ही तेज दिमाग और साहस की जरूरत थी। उन्होंने जल्दी ही मार्केट की बारीकियों को सीख लिया। हर दिन नए अनुभव और चुनौतियों से भरा होता था। मेहता ने अपने शुरुआती दिनों में ही समझ लिया था कि स्टॉक मार्केट में सफल होने के लिए केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि बाजार की नब्ज को समझना भी जरूरी है। उन्होंने अपने सीनियर्स से बहुत कुछ सीखा और अपने अनुभवों से भी। उन्होंने 1984 में अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट शुरू की। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अपनी फर्म के माध्यम से उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि अपने क्लाइंट्स के लिए भी नए अवसरों की खोज की। उनकी फर्म ने जल्दी ही बाजार में अपनी पहचान बना ली और कई बड़े निवेशकों को आकर्षित किया। उनकी तेज बुद्धि और रिस्क लेने की क्षमता ने उन्हें जल्द ही मार्केट में एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। मेहता ने हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लिए और अपने हर निर्णय में गहरी सोच और विश्लेषण का उपयोग किया। उनकी यह क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी और यही कारण था कि वे बाजार में तेजी से उभर सके। वो खास तौर पर अपने एग्रेसिव ट्रेडिंग स्टाइल और अंडरवैल्यूड स्टॉक्स को पहचानने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। मेहता ने कई बार ऐसे स्टॉक्स में निवेश किया जो दूसरों की नजर में नहीं थे, और जब वे स्टॉक्स बढ़े तो उन्होंने भारी मुनाफा कमाया। उनकी यह रणनीति उन्हें बाजार में एक अलग पहचान दिलाती थी और उनके क्लाइंट्स को भी बड़े लाभ दिलाती थी। मेहता का मानना था कि स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी यही सलाह दी। उनके अनुसार बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और समझदारी से काम लेता है, वही अंत में सफल होता है। उनकी यह सोच और रणनीति उन्हें बाजार में एक आदर्श बनाती थी। मेहता की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे कठिन परिश्रम, सही रणनीति और जोखिम लेने की क्षमता से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। उनकी यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करके हासिल की जाती है। मेहता की सफलता सिर्फ उनके मार्केट एक्यूमेन की वजह से नहीं थी। उन्होंने अपने स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने बैंक रिसीट्स और रेडी फॉरवर्ड डील्स से जुड़े लेन देन का एक जटिल जाल इस्तेमाल किया। इससे उन्हें बैंकों से भारी मात्रा में पैसा स्टॉक मार्केट में डालने और स्टॉक प्राइसेस को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का मौका मिला। 1990 के दशक की शुरुआत तक मुंबई एक तेजी से बदलता हुआ शहर था। आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की नीतियों ने शहर को एक नए युग में प्रवेश कराया।
इस समय शेयर बाजार में भी एक नई ऊर्जा देखने को मिली। मेहता ने बहुत दौलत और प्रभाव इकट्ठा कर लिया था। वह एक साधारण स्टॉक ब्रोकर से एक शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे। उनके पास न केवल वित्तीय संसाधन थे, बल्कि उनके पास एक विस्तृत नेटवर्क भी था जो उन्हें बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद करता था। मार्केट को अकेले दम पर ऊपर ले जाने की क्षमता के लिए उन्हें बिग बुल के नाम से जाना जाता था। उनके हर कदम पर बाजार में हलचल मच जाती थी। निवेशक उनके हर निर्णय को ध्यान से देखते थे और उनके पीछे चलते थे। हालांकि उनके तेजी से उदय ने लोगों का ध्यान खींचा। लोग उनकी सफलता की कहानियों को सुनते और उनके बारे में चर्चा करते, लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे कुछ अनकही कहानियां भी होती हैं। पत्रकार सुचिता दलाल ने उनकी गतिविधियों की जांच शुरू कर दी। वह एक जानी मानी पत्रकार थीं, जो अपने साहसिक और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने मेहता के वित्तीय लेन देन में कुछ असामान्यताओं को नोटिस किया और उनकी तहकीकात में जुट गईं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी लगातार रिपोर्टिंग ने मेहता के लेन देन में अनियमितताओं का खुलासा किया, जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। उनकी रिपोर्टिंग ने न केवल वित्तीय जगत को हिलाकर रख दिया, बल्कि आम जनता को भी जागरूक किया, जिससे अप्रैल 1992 में घोटाला सामने आया। इस घोटाले ने न केवल मेहता की प्रतिष्ठा को धूमिल किया, बल्कि भारतीय वित्तीय प्रणाली में भी कई सुधारों की आवश्यकता को उजागर किया। यह घटना भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। घोटाले के खुलासे से भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में भूचाल आ गया। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिससे निवेशकों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बैंकों पर भारी देनदारियां रह गईं। इस स्कैंडल से मार्केट में विश्वास का संकट पैदा हो गया। इसने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की कमजोरियों और पर्याप्त नियमों की कमी को उजागर किया। सेक्शन 6, हर्षद मेहता द आफ्टरमैथ। खुलासे के बाद मेहता पर धोखाधड़ी, जालसाजी और मार्केट मैनिपुलेशन के कई आरोप लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कई महीने जेल में बिताए। हालांकि कुछ मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन 2001 में 47 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जबकि कई आरोप अभी भी लंबित थे। सेक्शन 7, द लेगेसी ऑफ स्कैम 1992। 1992 का सिक्योरिटीज स्कैम भारतीय इतिहास के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल्स में से एक है। इससे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इसने सख्त नियमों, बेहतर पारदर्शिता और मार्केट एक्टिविटीज की अधिक जांच को जन्म दिया। सेक्शन 8, लेसन्स लर्न्ड एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। इस स्कैम ने स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सिस्टम की मजबूत नियामक निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसने 1992 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या SEB की स्थापना की। SEB को सिक्योरिटीज मार्केट को विनियमित करने, निवेशकों की रक्षा करने और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने का काम सौंपा गया था। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग इंपैक्ट। हर्षद मेहता स्कैम फाइनेंशियल मार्केट में नैतिकता और ईमानदारी के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। यह अनियंत्रित लालच और नियामक लापरवाही के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डालता है। स्कैम से सीखे गए सबक आज भी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को आकार दे रहे हैं, जो मजबूत नियमों, पारदर्शिता और निवेशक संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हैं। Subscribe and share and follow us on Instagram.